नमस्कार। इस बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा में स्वागत है। चलिए सीधा गोता लगाते हैं एक ऐसे शिक्षा तंत्र की ऐतिहासिक यात्रा में जिसने कभी पूरी दुनिया का नेतृत्व किया था। हम इस विश्लेषण में सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कोई विशाल व्यवस्था अपने शिखर से कैसे नीचे आती है और उससे भी ज्यादा अहम बात, उसे दोबारा कैसे खड़ा किया जा सकता है। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं लगती कि आज जिसे हम बिहार के नाम से जानते हैं, वो ऐतिहासिक रूप से वैश्विक ज्ञान का पूर्ण केंद्र हुआ करता था? सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्से शिक्षा के बिल्कुल शुरुआती चरण में थे, तब यह क्षेत्र सबसे उन्नत मॉडल पर काम कर रहा था। सच कहें तो यही वो ठोस तथ्य है जो हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। तो चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे सफर को 5 साफ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, स्वर्णिम युग। दूसरा, वर्तमान संकट। तीसरा, सुधार का मार्ग। चौथा, डिजिटल छलांग। और पांचवां, भविष्य का दृष्टिकोण। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। स्वर्णिम युग, ज्ञान का प्राचीन केंद्र। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब हम प्राचीन शिक्षा की बात करते हैं तो नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र आना बिल्कुल लाजमी है। ये कोई साधारण स्कूल नहीं थे। ये शिक्षा और उन्नत शोध के इतने विशाल और शानदार हब थे जिन्होंने चीन, कोरिया और न जाने कितने देशों के छात्रों को अपनी तरफ खींचा। उस दौर में महीनों की लंबी यात्राएं करके यहां आना इनकी अकादमिक उत्कृष्टता का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। और बस इसी वजह से एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का जन्म हुआ, विश्वगुरु। यह सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, बल्कि इस राज्य की एक ऐतिहासिक पहचान थी। इसका सीधा सा मतलब था पूरी दुनिया का शिक्षक होना। सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर पढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे विश्व का बौद्धिक मार्गदर्शन करना। लेकिन खैर, समय का पहिया घूमता है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, वर्तमान संकट, बाधाओं की पहचान। लाखों, जी हां लाखों, आज की तारीख में लाखों छात्र पूरी तरह से सरकारी स्कूल प्रणाली पर निर्भर हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का भविष्य है। लेकिन निष्पक्ष रूप से देखें तो दुर्भाग्य से ये पूरा ढांचा इस वक्त कई गंभीर प्रशासनिक और ढांचागत बाधाओं से जूझ रहा है। अगर हम मूल रिपोर्ट के तथ्यों पर गौर करें तो मुख्य रूप से 5 बड़ी रुकावटें हैं जो इस सरकारी नेटवर्क की रफ्तार रोक रही हैं। योग्य शिक्षकों की भारी कमी, बुनियादी ढांचा और संसाधनों का अभाव, डिजिटल शिक्षा की नाम मात्र मौजूदगी, तेजी से बढ़ता ड्रॉप आउट रेट यानी छात्रों का बीच में ही स्कूल छोड़ देना, और सबसे अहम, रोजगार देने वाले कौशल की कमी। बिना इन अड़चनों को सुलझाए गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, सुधार का मार्ग और आवश्यक नीतिगत बदलाव। देखिए, इन नीतिगत बदलावों का फोकस बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। प्रशासन को पारदर्शी और नियमित रूप से शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करनी ही होगी। बात अगर बुनियादी ढांचे की करें तो आधुनिक स्कूल सुविधाओं का निर्माण बेहद जरूरी है। इसके साथ ही समर्पित पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करना एक ऐसा कदम है जो शिक्षा की गुणवत्ता को रातों रात एक नए स्तर पर ले जा सकता है। बुनियादी ढांचा अपनी जगह सही है, लेकिन 21वीं सदी में हमें कुछ और भी चाहिए। और ये हमें ले जाता है चौथे हिस्से की तरफ, डिजिटल छलांग, तकनीक संचालित शिक्षा। आज दुनिया जिस रफ्तार से डिजिटल हो रही है, उसमें पीछे रहना कोई विकल्प नहीं है। हर एक स्कूल को स्मार्ट क्लासरूम में बदलना, वहां बिना रुकावट इंटरनेट पहुंचाना और उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना, ये अब लग्जरी नहीं बल्कि एक नितांत आवश्यकता बन चुका है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? दरअसल ये डिजिटल बुनियादी ढांचा लागू करना ही वो सटीक तरीका है जो ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की ऐतिहासिक खाई को हमेशा के लिए पाट सकता है। जो उच्च स्तरीय ज्ञान शहर के एक महंगे स्कूल में है, वही जानकारी और डिजिटल सामग्री एक सुदूर गांव के छात्र तक भी आसानी से पहुंच सकती है। यही तकनीक का असली जादू है। चलिए अब आखिरी और 5वें हिस्से पर नजर डालते हैं, भविष्य का दृष्टिकोण, एक नया शिक्षा मॉडल। सच कहें तो अब शिक्षा का भविष्य सिर्फ किताबों के भौतिक पन्नों तक सिमटकर नहीं रह सकता। बात सिर्फ अक्षर ज्ञान की नहीं है, बल्कि आने वाले कल की अनिश्चित चुनौतियों के लिए तैयार होने की है। इसलिए इस प्रस्तावित मॉडल में 3 बहुत ही शानदार और भविष्योन्मुखी कदम सुझाए गए हैं। पहला, तकनीकी कौशल का विकास, ताकि छात्र सीधे उद्योगों के लिए तैयार हों। दूसरा, उद्यमिता को बढ़ावा देना, ताकि युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और तीसरा, नवाचार को प्रेरित करना, जिससे वो नई समस्याओं के एकदम नए और अनोखे समाधान खोज सकें।
अंततः यह कोई हवाई बात नहीं है। जब अतीत की महान विरासत को आज की आधुनिक तकनीक संचालित नीतियों के साथ मजबूती से जोड़ा जाता है, तो एक बहुत ही यथार्थवादी मार्ग बनता है। एक ऐसा मार्ग जो अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को ठीक वैसे ही आकर्षित कर सकता है जैसे नालंदा ने सदियों पहले किया था। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है। स्पष्ट रोडमैप और तकनीकी सुधारों के साथ क्या दुनिया की ज्ञान राजधानी के रूप में वापस लौटने का वो स्वर्णिम सपना क्षितिज पर नजर आ रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।